राजमार्ग मेरे सामने अंतहीन रूप से फैला हुआ था। एक काली रेखा जो उत्तर प्रदेश के वीरान खेतों के बीच से होकर गुजर रही थी। मेरे साथ केवल मेरे ट्रक के इंजन की लयबद्ध गड़गड़ाहट थी और सीबी रेडियो से कभी कभी आने वाली स्टैटिक की खरखराहट। सड़क किनारे लगे संकेत दुर्लभ थे। उनके धुंधले अक्षर मेरी हेडलाइट की मध्यम रोशनी में मुश्किल से पढ़े जा सकते थे। कहीं पीछे सभ्यता के आखिरी चिन्ह अंधेरे में खो चुके थे। आगे केवल अनजान रास्ता था। मैं घंटों से चला आ रहा था। पलकें भारी हो रही थीं। सोचने समझने की सीमा धुंधली पड़ रही थी, जैसे नींद और जागने के बीच झूल रहा हूं। डीजल की गंध मेरी बगल में रखी थर्मस की बासी चाय की महक से मिलकर अजीब सा सम्मिश्रण बना रही थी। आराम का एक बेहुदा विकल्प। मैंने डैशबोर्ड की घड़ी पर नजर डाली। रात के 2:37 थे। सड़क खाली थी, बहुत ज्यादा खाली। ना कोई बस, ना कार, ना और कोई ट्रक। बस मैं और चारों तरफ फैला घना अंधकार। और तभी मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे घास में आधा डूबा हुआ एक मील का पत्थर। उसकी पेंट उखड़ चुकी थी। अक्षर पुराने जमाने के लग रहे थे, जैसे समय ने उन्हें मिटाने की कोशिश की हो। फिर भी वे अब भी पढ़े जा सकते थे। रेवणपुर 5 किलोमीटर। मैंने भौहें सिकोड़ी। इस रास्ते पर मैं न जाने कितनी बार आ जा चुका था, मगर रेवणपुर नाम का कोई गांव कभी नहीं सुना था। इस राजमार्ग पर ऐसा कोई नाम नहीं था, लेकिन फिर भी वहां था, जैसे वो हमेशा से यहीं था, बस मेरे देखने का इंतजार कर रहा था। मैंने एक्सीलरेटर से पांव हल्का किया और मील के पत्थर को रियर व्यू मिरर में देखा। कुछ दूरी पर आगे सड़क 2 हिस्सों में बंटती दिखी। बाईं ओर एक संकरा रास्ता था, कुहासे में लिपटा हुआ। वहां एक पुराना जंग लगा साइन बोर्ड खड़ा था, जिस पर वही नाम लिखा था, रेवणपुर 5 किलोमीटर। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मुझे इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए था। मुझे मुख्य सड़क पर बने रहना चाहिए था और अगली जानी पहचानी जगह तक बिना रुके चलता रहना चाहिए था। लेकिन थकान इंसान के फैसलों को कमजोर कर देती है और उस पल तर्क पर जिज्ञासा भारी पड़ गई। शायद यह कोई पुराना गांव होगा, समय के साथ भुला दिया गया। शायद वहां कोई छोटा सा ढाबा हो जहां मैं 1 घंटे के लिए सुस्ता सकूं। मैंने स्टीयरिंग घुमा दिया। रेवणपुर का रास्ता वैसा नहीं था जैसा मैंने अब तक देखा था। जैसे ही मैं हाईवे से मुड़ा, चिकनी डामर सड़क गायब हो गई और उसकी जगह टूटी फूटी पगडंडी ने ले ली, जो गिरे हुए सूखे पत्तों से अटी पड़ी थी। सड़क के दोनों किनारों पर खड़े पेड़ और भी ऊंचे लगने लगे। उनकी मरोड़ खाई टहनियां एक कंकाल जैसी छत बना रही थी, जिसने आसमान को पूरी तरह ढक लिया था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, कोहरा घना होता गया, मोटी रेंगती हुई परतों में सड़क को लपेटता हुआ। मेरी हेडलाइट की रोशनी कोहरे को भेद नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो रोशनी को अंधकार निगल रहा हो। ट्रक के टायर कंकड़ पत्थरों पर चरमराए और मैंने स्टीयरिंग पर पकड़ कस ली। हवा में कुछ अजीब था, भारी, अटकी हुई, जैसे पूरा संसार अपनी सांसें रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। फिर कोहरे के पार मैंने पहली इमारत देखी। एक जर्जर पुराना साइन बोर्ड अपनी कड़ी में चरमराया। नाम कब का मिट चुका था। खिड़कियां काली और सुनसान थी। उसके आगे और इमारतें धुंध से बाहर आती गईं। बेजान मकान जिनके दरवाजे अध खुले थे और सड़क किनारे लगे धुंधले स्ट्रीट लैंप किसी बुझते जुगनू की तरह टिमटिमा रहे थे। एक शहर जो समय में अटका हुआ था। मैंने ट्रक को वीरान सड़क के बीच रोक दिया। दिल की धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी। न कोई आदमी, न कोई हरकत। फिर भी हवा में एक अजीब सा एहसास था, जैसे छुपी हुई निगाहें अंधेरे से मुझे घूर रही हों। गले में सूखापन लिए मैंने सीबी रेडियो उठाया और ट्रांसमिट बटन दबाया। मेरी आवाज हल्की सी कांप रही थी। हेलो, ये ट्रक नंबर यूपी 78G5421 बोल रहा है। कोई सुन सकता है? सन्नाटा। फिर स्टैटिक के बीच एक हल्की पर जमी हुई आवाज आई, सिर्फ एक शब्द, रुको। उस आवाज ने मेरी रीढ़ में बर्फ सी ठंड उतार दी, जैसे किसी ने मेरी त्वचा पर बर्फीली उंगलियां फिरा दी हों। मैंने रेडियो कसकर पकड़ लिया। दिल तेजी से धड़कने लगा। गला साफ करके फिर से ट्रांसमिट बटन दबाया। कौन है वहां? सिर्फ स्टैटिक। मैंने इंतजार किया, कानों को तेज कर सुनने की कोशिश की। दिल में डर और उम्मीद दोनों थी कि कोई जवाब आए, पर कुछ नहीं। बस ट्रक के इंजन की धीमी गड़गड़ाहट और दूर कहीं किसी बोर्ड के हिलने की चरमराहट। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ सिग्नल का खेल था।
शायद कोई पुराना ब्रॉडकास्ट, लेकिन अंदर से मैं जानता था ये कुछ और था। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। बूट की एड़ी टूटी हुई सड़क पर चटक उठी। ठंडी हवा में नमी और सड़ते हुए पुराने लकड़ी की गंध घुली थी। सड़क दोनों दिशाओं में फैली थी, सूनी कुहासे में लिपटी, जैसे कोई भुला दिया गया सपना। सन्नाटा दम घोंटने वाला था। मैं सबसे नजदीकी इमारत की तरफ बढ़ा। एक पुरानी जनरल स्टोर जिसकी लकड़ी की दीवारें समय की मार झेल चुकी थीं। दरवाजा अध खुला था। भीतर झांकने पर सिर्फ घना अंधेरा दिखा। मैंने झिझकते हुए कदम आगे बढ़ाया और उंगलियां दरवाजे के फ्रेम पर रख दी। अंदर रैक सामान से भरे थे, धूल से ढके, मगर वैसे ही रखे हुए जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़ा हो लेकिन लौटने की उम्मीद रखी हो। बिस्कुट के पैकेट, जंग खाए चाय के डिब्बे और पुराने सोडा की बोतलें जिनके लेबल धुंधले हो चुके थे। सब कुछ छोड़ा हुआ लगा, फिर भी सुरक्षित। और फिर मैंने उसे देखा। काउंटर पर रखा एक कप चाय, वो वहीं था, अछूता। भाप अब भी उसकी सतह से उठ रही थी, गर्म, ताजा। मैंने घबरा कर एक कदम पीछे हटाया। दिल पसलियों से टकराने लगा। यह असंभव था। यहां कोई नहीं था, कोई हलचल नहीं। फिर भी किसी ने या कुछ ने वो कप वहां अभी अभी रखा था। फिर मेरे पीछे एक लकड़ी की पट्टी चरमराई। मैंने झटके से पलट कर देखा। सांस अटकी हुई। दुकान खाली थी, लेकिन हवा भारी थी, दबी हुई, किसी अनदेखी ताकत से भरी। बाहर का कोहरा खिड़कियों से चिपका हुआ था, गली का दृश्य धुंधला कर रहा था। फिर दुकान के भीतर कहीं से एक और आवाज आई, घसीटने जैसी, हल्की, धीमी आवाज, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर घिसटता हुआ चल रहा हो। मैंने दौड़ लगा दी। बेतहाशा भागता हुआ मैं ट्रक तक पहुंचा। दरवाजा धड़ाम से बंद किया और लॉक कर लिया। हथेलियां कांप रही थी, सांसें तेज उखड़ी हुई। मैंने विंडशील्ड से बाहर देखा। कोहरे के भीतर कुछ हिला, एक साया, मेरी हेडलाइट की रोशनी के दायरे से जरा बाहर, लंबा, पतला, मिष्टी धुंध से बना हुआ, जैसे ठोस नहीं, बस हवा में बह रहा हो। वो इंसान जैसा नहीं हिला। उसकी आकृति लहराई, झिलमिलाई, जैसे वो वहां था भी और नहीं भी। फिर एक पल में वो गायब हो गया। मैंने इंजन स्टार्ट करने के लिए हाथ बढ़ाया। अब रुकना बेवकूफी थी। चाबी घुमाई, ट्रक गुर्राया। लोहे और मशीन की आवाज के बीच एकमात्र राहत, रिवर्स डाला। बस यहां से निकलना था। पर जब मैंने सड़क की ओर देखा, मेरा खून जम गया। गली बेमानी हो गई थी। सामने की इमारतें दोहराने लगी। वही जनरल स्टोर, वही टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट, वही घुटन भरा सन्नाटा। मैं रेवणपुर से नहीं जा रहा था। रेवणपुर मुझे जाने नहीं दे रहा था। मैंने स्टीयरिंग पकड़ लिया। उंगलियां इतनी जोर से जमी कि नाखून सफेद पड़ गए। बाहर कोहरा और घना हो गया। विंडशील्ड पर ऐसा चिपक गया जैसे कोई जिंदा चीज हो। सोचो, कुछ तो करना होगा। मैप। मैंने डैशबोर्ड से नक्शा निकाला, रास्ता ट्रेस किया। NH-24, वो कट। पर नक्शे पर कहीं भी रेवणपुर नहीं था। ना वो सड़क जहां से मैं मुड़ा था, कुछ नहीं। जैसे वो कस्बा कभी अस्तित्व में ही नहीं था। इंजन अब भी धीरे धीरे गुनगुना रहा था, पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेरी नजर फ्यूल गेज पर गई। अब भी आधी टंकी थी, पर जैसे ही मेरी नजर डैशबोर्ड की घड़ी पर गई, मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। 2:37, वही समय जब मैंने पहली बार माइलस्टोन देखा था। जैसे वक्त यहीं ठहर गया था। मेरी सांस अटकने लगी। बस बाहर निकलना है, सीधा चलते जाओ जब तक रास्ता ना मिल जाए। मैंने गियर डाला, एक्सीलेटर दबाया, ट्रक आगे बढ़ा। टायर टूटी सड़क पर चरमराए। कोहरा मुझे देख रहा था। बिल्डिंग्स तेजी से बीतने लगी, पर सब वही थी। वही स्ट्रीट लाइट, वही बंद दुकानें, वही झिलमिलाता बोर्ड। मैंने एक्सीलेटर और दबाया, पर मंजर नहीं बदला। मैं फंस चुका था। फिर साइड मिरर में एक हलचल दिखी। एक आकृति बीच सड़क पर खड़ी थी, सीधी, स्थिर, देखती हुई। मैंने ब्रेक दबाया। सांसें तेज हो गईं। वो हिली तक नहीं। कोहरा हल्का हुआ। अब वो साफ दिख रही थी। एक आदमी? नहीं, कुछ और। लंबे हाथ पैर, सर हल्के से झुका हुआ, एक अस्वाभाविक कोण पर। फिर वो चला। कोई आवाज नहीं, बस एक कदम, फिर दूसरा। वो पास आ रहा था। मेरी रगों में खून जम गया। दिमाग चीख रहा था, भागो, ट्रक दौड़ाओ, पर शरीर सुन्न हो गया था। फिर अचानक मैंने जोर से दांत भींचे, पैर एक्सीलेटर पर मारा। ट्रक गरजा। कोहरा पीछे छूटने लगा। सामने सिर्फ काली सड़क।
मैंने पीछे नहीं देखा, देखना मना था। मैं चलता गया, जब तक इमारतें कम ना हो गईं, जब तक सड़क फिर से खाली ना हो गई, जब तक अंधेरा एक बार फिर सिर्फ अंधेरा ना रह गया। सांस उखड़ रही थी, दिल उछलकर गले में आ गया था। मैं बच गया। फिर ट्रक हिला, इंजन कांपा, हेडलाइट झपकी, स्टीयरिंग ने झटका खाया जैसे किसी अनदेखी चीज ने उसे पकड़ लिया हो। टायर घिसटे, ट्रक कांपा और फिर धड़ाम, एक झटके से सब रुक गया। सन्नाटा। मैंने सिर उठाया और मेरा दिल डूबने लगा। मैं फिर से रेवेनपुर में था। वही सड़क, वही सुनसान इमारतें और मेरे ट्रक के ठीक सामने स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाती रोशनी में नहाया हुआ वह खड़ा था। इस बार और करीब, इंतजार करता हुआ। वह हिला तक नहीं, बस वहीं खड़ा रहा। उसका सिर एक अस्वाभाविक कोण पर झुका हुआ था। उसकी आकृति हल्की सी डगमगा रही थी, जैसे वह पूरी तरह ठोस न हो। उसकी निगाहों को मैं महसूस कर सकता था, भले ही उसके हुड के अंधेरे में मुझे कोई आंखें नजर नहीं आ रही थीं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे, मेरी सांसें उखड़ गई थीं। मैं पलक तक झपकाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगर मैंने नजरें हटाईं, अगर मैं अपनी सीट पर जरा भी हिला, तो कुछ भयानक घटने वाला था। इसका मुझे पूरा यकीन था। फिर उसने एक कदम बढ़ाया। मेरा दिल उछलकर गले में अटक गया। मेरा पैर एक्सेलरेटर के ऊपर मंडराने लगा, लेकिन ट्रक नहीं हिला। वह बंद हो चुका था, बिना किसी आवाज के, बिना किसी चेतावनी के, जैसे किसी ने उसकी पूरी जान निचोड़ ली हो। केबिन के अंदर की हवा गाढ़ी हो गई थी, चारों ओर से मुंह पर दबाव डालती हुई। एक और कदम। अब वह इतनी करीब थी कि मैं कुछ सुन सकता था। एक धीमी खरखराती फुसफुसाहट, कोई अनजानी भाषा, अस्पष्ट मगर इतनी तीखी कि वो मेरे कानों में रेंगती चली जा रही थी, सीधी मेरे दिमाग में, जैसे कोई कीड़े जमीन में सुराख बनाकर घुसते हैं। मैंने गुस्से में डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। नहीं 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 नहीं। मेरी उंगलियां कांपते हुए इग्निशन तक पहुंची। मैंने चाबी घुमाई, इंजन घड़घड़ाया, लेकिन चालू नहीं हुआ। मैंने फिर कोशिश की, कुछ नहीं। फुसफुसाहट तेज हो गई। फिर ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी के आगे अंधेरे में हलचल हुई। कोहरे के बीच से और आकृतियां निकलने लगीं। उनकी परछाइयां हवा में लहराती हुई, जैसे तपती सड़क पर दिखने वाला मृग तृष्णा। वे सड़क के किनारे कतार में खड़े थे, उनके सिर उसी अजीबो गरीब कोण पर झुके हुए थे। वे मुझे देख रहे थे। मैंने फिर से चाबी घुमाई। इस बार इंजन खड़खड़ाया, झटका खाया और धड़ाम से जिंदा हो उठा। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया और एक्सेलरेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। टायर चिल्लाए, ट्रक आगे उछला, लेकिन वह आकृति नहीं हिली। एक क्षण के लिए मेरा दिल मुंह को आ गया। मैं इसे टक्कर मारने ही वाला था, लेकिन जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, वह गायब हो गई, धुएं की तरह हवा में घुलकर। मैंने ट्रक भगाया, सुनसान सड़क पर, उन चुपचाप देखती परछाइयों के बीच से, बेजान इमारतों के पास से। रियर व्यू मिरर में झांका। वे अब भी वहीं खड़े थे, अब भी देख रहे थे, पर उन्होंने मेरा पीछा नहीं किया। आगे का कोहरा और घना हो गया। मैं बस चलता रहा। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। फिर मैंने उसे देखा। धुंध के बीच से एक साइन बोर्ड उभरा, झंखाया हुआ, थोड़ा झुका हुआ। हेडलाइट की मंद रोशनी में इसके अक्षर मुश्किल से दिख रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ लिया, रेवेनपुर 5 किलोमीटर। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अभी अभी यहां से निकला था। मैं बचकर निकल चुका था, पर यह बोर्ड कुछ और कह रहा था। और जैसे ही मैं ट्रक में जड़ होकर बैठा रहा, एक सिहरन भरी सच्चाई मुझ पर रेंगती चली आई। मैं कभी गया ही नहीं था। मैं तो अभी अभी यहां पहुंचा था। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर इतनी कस चुकी थीं कि दर्द होने लगा। मेरी सांसें तेज उखड़ी हुई। रेवेनपुर 5 किलोमीटर, यह असंभव था। मैं कब से चला रहा था? मिनटों से? घंटों से? डैशबोर्ड की घड़ी अब भी 2:37 सुबह दिखा रही थी। समय थम गया था, या फिर शायद मैं ही ठहर गया था। मैंने खुद को गहरी सांस लेने के लिए मजबूर किया। मुझे यहां से निकलना ही होगा। मुझे चारों ओर देखा। कोहरा हल्का हुआ था और सामने सड़क नजर आ रही थी। दोनों तरफ बिल्डिंग्स की कतार, लेकिन वे सिर्फ छोड़ दी गई इमारतें नहीं थीं। वे खाली खोल थे, कुछ ऐसा जो कभी असली था, लेकिन अब उससे पूरी जिंदगी निचोड़ ली गई थी। और फिर भी मैं देखे जाने का एहसास कर सकता था। मैंने धीरे से एक्सेलरेटर दबाया। अब मैं उस भूल भुलैया में वापस नहीं जाने वाला था।
मुझे कोई और रास्ता खोजना था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, हेडलाइट्स खिड़कियों और दरवाजों पर चमकी। जर्जर बोर्ड, जंग लगे शटर, हर बिल्डिंग ऐसी लग रही थी जैसे एक खुला हुआ मुंह, एक चुपचाप चीखता हुआ मुंह। फिर कुछ हिला, एक छाया तेज 2 इमारतों के बीच से फुर्ती से गुजरी। मेरे सीने में एक झटका लगा, ब्रेक जोर से दबाया, चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर बाईं ओर एक और हलचल, बस एक झलक, कोई बस मेरी नजरों की परिधि से बाहर। वे अब सिर्फ देख नहीं रहे थे, वे अब चल रहे थे मेरी तरफ। मैंने जबड़े भींचे, ट्रक को एक ऊंचे गियर में डाला। मैं इंतजार करने के मूड में नहीं था। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। सामने की सड़क मुड़ी, लेकिन यह तो ऐसी नहीं थी। ये मोड़ पहले यहां नहीं था। रास्ते बदल रहे थे, जैसे शहर खुद को बदल रहा हो। फिर वह आया, सड़क पर एक आकृति एकदम सामने। मेरे पास समय नहीं था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। ट्रक रुकने के ठीक पहले फिसल गया। हेडलाइट्स उस पर चमकी। अब मैं उसे पूरी तरह देख सकता था। वो एक औरत थी, या कम से कम दिखने में वैसी लग रही थी। लंबे उलझे हुए बाल, फटे पुराने कपड़े, उसका सिर भी बाकी आकृतियों की तरह अजीब तरीके से झुका हुआ था। पर उसका चेहरा कुछ गलत था, बहुत गलत। उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा काली, ज्यादा गहरी, 2 खाली गड्ढों की तरह। और उसके होंठ थोड़े खुले हुए, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन शब्द भूल गई हो। मैं हिला नहीं, वो भी नहीं। फिर धीरे धीरे उसके होंठ और ज्यादा खुले, और फिर और, जब तक उसकी जबड़ा एक भयानक आवाज के साथ खुल नहीं गया। कड़ 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 हवा में एक अजीब सी ध्वनि गूंजी। न चीख, न फुसफुसाहट, कुछ और ही था। फिर अचानक वे हर जगह थे, दरवाजों से बाहर निकलते हुए, गलियों से उभरते हुए, कोहरे से, छायाओं से, सबके सिर झुके हुए, सबके होंठों पर वही डरावनी मुस्कान। मैंने गियर झटके से रिवर्स में डाला। मेरी सांसें तेज और बेतरतीब हो गईं। औरत ने एक झटके में एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने इंतजार नहीं किया। गैस पर पूरा जोर लगाया। ट्रक गरजा, टायर चीख उठे। मैंने स्टीयरिंग घुमाया, ट्रक को एक संकरी गली में मोड़ दिया। परछाइयां धीरे धीरे मेरी तरफ घूमी। उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, पर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि सड़क मुझे कहां ले जा रही है, बस मुझे यहां से दूर जाना था। लेकिन फिर जैसे ही ट्रक मुड़ा, हेडलाइट्स एक साइन बोर्ड पर पड़ी। रैवेनपुर 5 किलोमीटर, और उसके ठीक नीचे कुछ लिखा था, गहरा, गीला। तुम यहीं रहोगे। मेरे पैरों ने खुद ब खुद ब्रेक पर दबाव डाला। ट्रक घसीटते हुए रुका। टायरों के नीचे कंकड़ चरमरा उठे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी सांसें तेज और उखड़ी हुई। रैवेनपुर 5 किलोमीटर, यह समझ से बाहर था। मैं तो अभी अभी यहां से निकला था। फिर कोहरे के बीच से एक आवाज उभरी, एक फुसफुसाहट। नहीं, सिर्फ एक नहीं, कई, एक के ऊपर एक चढ़ती हुई, अस्पष्ट मगर मौजूद। मैंने जबड़े भींचे। नहीं, मैंने खुद से कहा, मैं यह खेल नहीं खेलूंगा। मैंने ट्रक को गियर में डाला, स्टीयरिंग घुमाया और एक्सेलरेटर दबा दिया। अगर मुख्य सड़क मुझे फंसा रही थी, तो मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगा। ट्रक उबड़ खाबड़ जमीन पर उछलता कूदता आगे बढ़ा। हेडलाइट्स ने कोहरे को चीरते हुए सामने उजागर किया। और भी इमारतें, छोड़ दिए गए घर, बेजान दुकानें, एक ऐसे शहर के टूटे हुए अवशेष जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था। फिर कुछ हलचल हुई। मेरी हेडलाइट्स के ठीक सामने कोई आकृति फुर्ती से भागी। मैंने मुश्किल से उसे देखा। कुछ लंबा, पतला, 4 पैरों पर चलने वाला, इंसानों की तरह नहीं, तेज, बहुत तेज। मेरे भीतर कुछ ठंडा हो गया। मैंने गैस और जोर से दबाई। ट्रक दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। पीछे धूल उड़ती रही, पर सड़क कुछ अजीब लगने लगी। मिट्टी हिल रही थी, दरारें उभर रही थीं, जैसे यह जगह मुझे जाने नहीं देना चाहती थी। फिर हेडलाइट्स झपकी। एक पल के लिए सब कुछ अंधेरा हो गया, और जब रोशनी दोबारा आई, सड़क ही गायब थी। कोई इमारत नहीं, कोई निशान नहीं, कोई पेड़ नहीं, सिर्फ धुंध का एक अथाह समुंदर, और मैं सीधा उसमें घुस रहा था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। ट्रक जोर से झटका खाकर रुका। टायर चीख उठे, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं आगे की तरफ झुक गया। दुनिया का किनारा मेरी तरफ बढ़ रहा था। एक गिरावट, एक अनंत गहराई रहित शून्य, और उसी धुंध से
वो फुसफुसाहटें अब एक भयानक शोर में बदल गईं। फिर कुछ ने ट्रक को पकड़ लिया, किसी ने नहीं, पर कुछ था। मैंने महसूस किया उसे, एक खिंचाव, एक दबाव, हजारों अदृश्य हाथों का बोझ मुझे खींचते हुए। उस शून्य में डैशबोर्ड की रोशनी पागलों की तरह झपकने लगी। हवा भारी हो गई, मेरी छाती पर कोई बोझ डाल रहा था। सांस लेना मुश्किल था। कानों में एक तेज गूंज उठी। फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल गई थीं। मैंने गियर रिवर्स में डाला। ट्रक कांपा, धातु रगड़ खाने लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जबड़े भींचकर मैं एक्सेलरेटर पर दबाव देता रहा। ट्रक से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर अचानक टायरों ने जमीन पकड़ ली। ट्रक झटके से पीछे खींचा। इंच दर इंच मैं उस खिंचाव से दूर होता गया। चीखें धीमी होने लगी, कोहरा कांप उठा, और फिर मैं वापस था। वही सड़क, वही इमारतें, वही शापित साइन बोर्ड। रेवेनपुर 5 किलोमीटर, लेकिन अब उसके नीचे कुछ नया उभारा था। गहरे खरोंचों से लिखे गए शब्द। कोई रास्ता नहीं। मैंने साइन की ओर देखा। कोई रास्ता नहीं। मैंने हर संभव रास्ता आजमाया था। हर मोड़ मुझे यहीं वापस ला रहा था। हर गली मुझे निगल रही थी। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक जाल था, एक जीवित सोचने वाला जाल जो मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब फुसफुसाहटें पूरी तरह शांत हो गई थीं। कोहरा थोड़ा पीछे हट चुका था। सामने इमारतों की धुंधली परछाइयां दिख रही थीं, पर यह शांति मुझे सुकून नहीं, डर दे रही थी, क्योंकि इसका मतलब था वे अब इंतजार कर रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली। अगर मैं इसे भागकर नहीं छोड़ सकता तो मुझे कोई और तरीका निकालना होगा। शहरों के अपने नियम होते हैं ना, यहां तक कि भूतिया शहरों के भी। मैंने ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, पर इस बार मैं सिर्फ सड़क पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं हर चीज देख रहा था, हर साइन बोर्ड, हर इमारत, हर परछाई। कुछ बदल चुका था। ये इमारतें सिर्फ खाली नहीं थीं, ये गलत थीं। कुछ दुकानें दोबारा दिख रही थीं। एक ही चाय की दुकान 3 बार पार कर चुका था मैं। वही जर्जर सा बोर्ड हवा में झूलता हुआ। पर सबसे डरावनी चीज, वे आकृतियां गायब थीं। अब कोई देखने वाला नहीं था, अब कोई झुका हुआ सिर नहीं था। लेकिन इससे मुझे राहत नहीं मिली, बल्कि मेरा डर और गहरा हो गया, क्योंकि अब वे छिप रहे थे, वे इंतजार कर रहे थे। फिर मैंने उसे देखा, एक रोशनी मध्यम टिमटिमाती हुई सड़क के आखिरी छोर पर एक इमारत से आ रही थी। यह संभव नहीं था। सब कुछ तो बंजर था, सब कुछ वीरान था। फिर यह रोशनी कहां से आ रही थी? फंदा शायद, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने ट्रक रोका, इंजन चालू ही रखा। बाहर की हवा भारी थी, जैसे कोई गीला कपड़ा मेरे चेहरे से चिपक गया हो। हर सांस भारी, मेरा हर कदम टूटी हुई सड़क पर गूंज रहा था। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मैंने उसे पहचाना। एक ढाबा, या कम से कम कभी था। दरवाजे के ऊपर का साइन बोर्ड घिस चुका था। दीवारें धुंधली और समय की मार खाई हुई थी, पर रोशनी असली थी। और सिर्फ वो नहीं, एक और चीज थी, गंध, तेल, मसालों की हल्की खुशबू, जलते हुए धुएं की हल्की महक। कोई यहां था। मैंने एक आखिरी सांस ली और अंदर कदम रखा। मेजें धूल से ढकी थीं, कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं, लेकिन कोने में एक लालटेन टिमटिमा रही थी, और उसके पास एक थाली रखी थी, ताजा खाना। मेरी धड़कन कानों में गूंजने लगी, गला सूख गया। मैं आगे बढ़ा, मुट्ठियां कस गईं, रोटी और दाल, अब भी गर्म। और उसके पास एक कागज रखा था, साफ सुथरा, तह किया हुआ। मेरे कांपते हाथों ने उसे उठाया, धीरे से खोला। सिर्फ 4 शब्द, जल्दी में लिखे हुए, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में। नियमों का पालन करो, जिंदा रहो। मेरी उंगलियां कागज पर कस गईं, सांसें थमी। नियमों का पालन करो, जिंदा रहो। नियम, इसका मतलब यहां से निकलने का कोई तरीका था, कोई तरीका जिससे मैं इस भयानक जाल में बच सकता था। ढाबे के अंदर की खामोशी दम घोंटने वाली थी। लालटेन कांप रही थी, उसकी रोशनी दीवारों पर अजीब डरावने साए बना रही थी। मेरी नजर फिर उस थाली पर गई। किसी ने यह खाना मेरे लिए रखा था, या कुछ और था जिसने रखा था। मेरा पेट ऐंठ गया। मैं घंटों से भूखा था, लेकिन भूख कभी कभी सबसे बड़ा जाल होती है। इस जगह पर किसी भी चीज पर भरोसा करना बेवकूफी थी। मैंने खाना नजरअंदाज किया और कागज को पलटा। शायद उसमें और कुछ लिखा हो। कुछ नहीं। गला सूखने लगा। अगर नियम थे तो मुझे उन्हें जल्द से जल्द खोजना होगा। फिर बाहर से एक आवाज आई,
कदमों की आहट धीमी, ठहरी हुई, हर कदम नपी तुली दूरी पर। कोई आ रहा था। मैंने झट से कागज मोड़ा और उसे जेब में डाल लिया। फिर धीरे से खिड़की के पास झुका। बाहर सड़क धुंध में डूबी हुई थी। फिर एक आकृति उभरी, लेकिन ये दूसरों जैसी नहीं थी। ये अलग तरह से चल रही थी, भूतों की तरह नहीं, ज्यादा ठोस, ज्यादा जानबूझकर। एक लंबा चौड़ा आदमी, भारी कोट में लिपटा हुआ। वो ढाबे के बाहर रुका, सिर झुकाया, जैसे हवा को सूंघ रहा हो। मैंने सांस रोक ली। फिर लालटेन की हल्की रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा, या बल्कि उसके चेहरे को ढकने वाला कपड़ा, चीर फाड़ा हुआ, सिर के चारों ओर कसकर लिपटा हुआ। सिर्फ उसके होंठ दिख रहे थे और वो हिल रहे थे, धीमे धीमे, बिना आवाज के। लेकिन मुझे सुनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तभी उसने अपना हाथ उठाया और मैंने देखा उसकी चमड़ी पर कुछ लिखा हुआ था। पहला नियम, नकाब पोश आदमी से कभी बात मत करो। दिल उछल कर गले में आ गया। मैं दीवार से सट गया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगा बाहर तक गूंज रही होगी। वो आदमी एक कदम और बढ़ा। दरवाजा अध खुला था। अगर वो अंदर आ गया तो लालटेन की लौ बुरी तरह कांपी। और फिर बस यूं ही नकाब पोश आदमी मुड़ा, बिना एक भी आवाज किए धुंध में गायब हो गया। मैंने कांपते हुए सांस छोड़ी। पहला नियम, इसने मेरी जान बचाई थी। लेकिन और कितने नियम थे? मैंने कांपते हाथों से कागज जेब से निकाला। उंगलियां उस खुरदुरे पन्ने पर फिर गईं। नियमों का पालन करो, जिंदा रहो। अगर किसी ने यह लिखा था तो इसका मतलब कोई और मुझसे पहले भी यहां आया था। कोई जिसने रेवणपुर में जिंदा रहने का तरीका समझ लिया था। कोई जिसने ये चेतावनी पीछे छोड़ी थी। लेकिन अब वो कहां था? तभी सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, दूर से, धीमी मगर भारी, जैसे कुछ बड़ा, कुछ बेहद भारी जमीन पर घसीटा जा रहा हो। रुकी हुई सांस, ठिठका हुआ शरीर। आवाज उसी दिशा से आ रही थी जहां वो नकाबपोश आदमी गया था। मैं जानना नहीं चाहता था कि वह आवाज किसकी थी। धीरे से, बिना कोई आवाज किए, मैंने खुद को खिड़की से पीछे खींच लिया। ढाबा अब भी उतना ही सुनसान था। लालटेन की लौ अब भी कांप रही थी। मुझे यहां से निकलना होगा। मुझे अगले सुराग को खोजना होगा। अगर जिंदा रहने की कुंजी इन नियमों में थी तो मुझे उन्हें जितनी जल्दी हो सके समझना होगा। मैं पीछे के दरवाजे से फिसलकर बाहर निकला। मेरे जूते बजरी पर दबे। एक संकरी गली में कदम रखते ही एक अजीब सी आवाज गूंजी। धुंध दोनों ओर से मुझ पर टूट पड़ी, जैसे कोई भूखा दरिंदा इमारतों को निगल रहा हो। हर चेतावनी चीख चीख कर कह रही थी, भागो। लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा। धीरे धीरे कदम बढ़ाए। शहर फिर बदल रहा था। मैं महसूस कर सकता था। सड़कें अब अपनी जगह पर नहीं थीं। जो इमारतें ढही हुई थीं, वे अब खड़ी थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये जगह जिंदा थी, एक ऐसे डरावने तरीके से कि मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने एक मोड़ घुमा और वहीं ठिठक गया। गली के छोर पर एक परछाई खड़ी थी। नहीं, वो घूंघट वाला आदमी नहीं था। ये कोई और था, छोटा, दुबला, एक बच्चा, शायद 10 साल का, फटे पुराने कपड़े पहने, बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ। उसके हाथ बेजान से बगल में लटक रहे थे। मेरे गले में कुछ अटक गया। बच्चे? कोई जवाब नहीं। कुछ तो बहुत बहुत गलत था। उसका सिर हल्के से एक अजीब कोण पर झुका हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे उन दूसरी परछाइयों का जिन्हें मैंने पहले देखा था। उसके चेहरे पर हल्की रोशनी पड़ी और मेरा खून ठंडा पड़ गया। उसकी त्वचा भूरी नहीं, सफेद नहीं, बल्कि एक अजीब सी भूरी सफेद, जैसे मरी हुई त्वचा हो। और फिर मैंने देखा, खून, ताजा नहीं, पुराना, उसकी कमीज पर फैला हुआ, उसकी छोटी उंगलियों पर लिथड़ा हुआ। मेरे कदम अनजाने में पीछे हट गए। सांस अटकने लगी। भागने की चाहत बढ़ती जा रही थी। फिर बच्चा हिला, लेकिन जैसे कोई आम इंसान हिलता है वैसे नहीं। तेज, झटकेदार, जैसे किसी कठपुतली की डोर खींची गई हो। उसका सिर झटके से सीधा हुआ। उसका मुंह खुला, बहुत ज्यादा, बहुत काला। और फिर उसकी गले से एक आवाज निकली। ना कोई शब्द, ना चीख, कुछ और, कुछ उससे भी भयानक। और तभी मैंने वो सुनी, एक फुसफुसाहट, मरती हुई हवा पर सवार। दूसरा नियम, बच्चे को जवाब मत देना। मेरे अंदर का खून जम गया। बच्चे का सिर झटके से मेरी ओर मुड़ा। उसका मुंह अब भी खुला था। उसका शरीर किसी अदृश्य झटके से कांप रहा था। और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं भाग पड़ा।
बिना पीछे देखे गली मेरे सामने खींचती चली गई, संकरी होती हुई, घुमावदार, किसी भयानक पहेली जैसी। बच्चे की सरसराहट अब भी मेरे कानों में रेंग रही थी, एक गूंज जो पीछा नहीं छोड़ रही थी, भले ही मैं कितना भी दूर भाग जाऊं। मैंने उसे जवाब नहीं दिया, मैंने नियम का पालन किया। लेकिन क्या इतना काफी था? मेरे जूतों के नीचे की जमीन अब पहले जैसी ठोस नहीं लग रही थी। यह अब सड़क की तरह नहीं, बल्कि किसी नर्म चीज की तरह महसूस हो रही थी, जैसे मेरे वजन के नीचे कुछ हिल रहा हो। हवा गाढ़ी हो गई थी, गीली, भारी, मेरे फेफड़ों को दबाती हुई। धुंध और सघन हो गई, गली के किनारों को निगलते हुए, शहर को निगलते हुए, और फुसफुसाहटें वे बढ़ रही थीं। सिर्फ उस बच्चे से नहीं, दीवारों से, इमारतों से, उन खाली जगहों से जो मेरे और इस शहर के बीच थीं। आवाजों की परतें एक दूसरे में घुलती हुईं, कुछ ऐसे शब्द बुदबुदाती जो मेरी समझ से परे थे। फिर जमीन अचानक झुक गई, मैं लड़खड़ा गया। हाथ ईंट की दीवार से टकराए जब सड़क ने एक अस्वाभाविक ढलान बना ली। मेरे जूते गीले, असमतल पत्थरों पर फिसलने लगे। ये शहर मुझे कहीं खींच रहा था। एक मोड़ अचानक सामने आया, तीखा और अप्रत्याशित। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने उसे लिया, दीवार को पकड़ते हुए खुद को संभालने की कोशिश की, और फिर मैं वहीं ठहर गया। मैं वापस मुख्य सड़क पर था। वही टूटी फूटी सड़क, वही सुनसान इमारतें, वही जंग लगी सड़क संकेतक पट्टी जो कोहरे में झांक रही थी। रेवणपुर, 5 किलोमीटर नहीं, नहीं नहीं नहीं। मैं मुड़ा, वापस भागने के लिए तैयार। लेकिन जिस गली से मैं आया था वह अब वहां नहीं थी। सिर्फ इमारतों की एक अनकट पंक्ति, उनके अंधेरे खाली खिड़कियों के साथ, मुझे यहीं फंसाने के लिए। फिर दूर से एक आवाज गूंजी, एक इंजन, गहरा, गर्जना भर, जैसे कोई विशाल चीज नींद से जाग रही हो। जमीन मेरे पैरों के नीचे कंपन करने लगी, धीमा, भारी, एक गूंजती हुई चेतावनी। शहर फिर बदल रहा था। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, और तभी फुसफुसाहटें अचानक बंद हो गईं। एक आवाज, स्पष्ट, इंसानी, ड्राइवर। मैं जम गया। न बच्चा, न वह घूंघट वाला आदमी। यह आवाज अलग थी, पुरानी, खुरदरी, जैसे किसी ने सालों तक धूल और धुएं में सांस ली हो। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। एक आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा था। कोई परछाई नहीं, कोई धुंध का बना भटकता अक्स नहीं। एक इंसान, मटमैले, पुराने से यूनिफॉर्म में, लंबी दूरी के ट्रक ड्राइवर जैसा, जैकेट पूरी तरह बंद, ठंड से बचने के लिए, चेहरा थका हुआ, गहरी बुझी हुई आंखें। लेकिन मेरे अंदर सिहरन दौड़ गई जब मैंने उसके जैकेट का लोगो देखा। वह वही था जो मेरे जैकेट पर था। मेरे साथ चलो, उसने कहा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं हिला तक नहीं। वह सड़क के बीच खड़ा था, उसकी निगाहें अडिग। उसके जैकेट का लोगो सिर्फ मिलता जुलता नहीं था, बिल्कुल वही था। वही खड़ाई, वही कंपनी का पुराना घिसा पिटा चिन्ह जिसके लिए मैं ट्रक चलाता था। यह आदमी यहां नहीं होना चाहिए था। तुम कौन हो? मैंने भारी आवाज में पूछा। उसने बस हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम जानते हो या जल्द ही जान जाओगे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आवाज में कुछ था, कुछ ऐसा जिसने मेरी रीढ़ में ठंडक भर दी। मुझे पहेलियां पसंद नहीं, मैंने कहा। या तो मुझे बताओ कि यहां से निकलने का रास्ता क्या है, या यहां से निकलने का कोई तरीका नहीं, उसने बीच में ही कहा। कम से कम उस तरह नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। उसके शब्दों का वजन मेरे सीने पर चट्टान की तरह गिरा। तुम पहले भी यहां आ चुके हो, मैंने धीरे से कहा। उसने धीरे से सिर हिलाया। बहुत साल पहले। तो मुझे बताओ कि यहां जिंदा कैसे बचा जाए। उसकी निगाहें मेरे पीछे की सड़क पर टिक गईं। तुमने नियम सीखने शुरू कर दिए हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है, उन्हें हर हाल में मानना होगा। मेरे गले से मुश्किल से आवाज निकली, कितने नियम हैं? उसने लंबी सांस ली। ठंडी हवा में उसकी सांस सफेद धुंध बनकर निकली। इतने कि तुम जिंदा रह सको, लेकिन एक भी गलती। उसकी उंगलियां हल्का सा हिली, जैसे कोई अदृश्य भय उसे छू गया हो। एक गलती और यह शहर तुम्हें ले लेगा। मेरे पैरों तले की जमीन फिर से हिली, जैसे उसके शब्दों का असर इस शहर पर भी हो रहा हो। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। धुंध थोड़ी हट गई थी, शहर के कुछ और हिस्से अब दिख रहे थे, लेकिन इमारतें फिर भी अजीब लग रही थीं, जैसे उन्हें किसी और जगह और किसी और समय से उठाकर यहां जोड़ दिया गया हो। वह घूंघट वाला आदमी, वह बच्चा, नियमों ने मुझे उनसे बचाया, मैंने कहा।
फिलहाल उसकी आवाज में अजीब सी कठोरता थी, लेकिन कुछ और भी आने वाला है। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। क्या? वह रुका, जैसे कहने से डर रहा हो। फिर आखिरकार उसने कहा, द कलेक्टर। हवा भारी हो गई। जैसे ही उसने वह नाम लिया, मैंने उसे महसूस किया जैसे किसी अदृश्य चीज ने अचानक अपनी निगाहें मुंह पर टिका दी हों। यह क्या है? मेरा स्वर मुश्किल से फुसफुसाहट से ज्यादा था। आदमी का जबड़ा कस गया। वजह कि हम जैसे लोग कभी यहां से बाहर नहीं जाते। शहर में कहीं गहरी गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये बादलों की गरज नहीं थी, कुछ हिल रहा था। आदमी मेरे करीब आया। उसकी आवाज धीमी और कड़ी थी। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। मैंने कड़वा घूंट भरते हुए सिर हिलाया। अगला नियम, उसने कहा। उसकी आवाज में एक सख्त चेतावनी थी। जब कलेक्टर आए, छिप जाओ, मत भागो, मत लड़ो, बस छिप जाओ और दुआ करो कि वह तुम्हें न ढूंढे। ऊपर लगी स्ट्रीट लाइट्स झपक कर बुझ गईं और फिर सन्नाटा। तभी मैंने उसे सुना, एक धीमी कांपती हुई सांस। कुछ विशाल जाग रहा था। वह सांस गहरी थी, एक खरखराती हुई गूंज, जैसे कोई सोता हुआ दैत्य धीरे धीरे सांस छोड़ रहा हो। इसकी गर्माहट हवा में घुली हुई थी, भारी और दमघोंटू। ऐसा लगा जैसे पूरे शहर की हवा उसी चीज की तरफ खींच रही हो, किसी विशाल अनदेखी शक्ति की ओर। आदमी ने मेरा हाथ झटके से पकड़ा। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। चलो अभी। वह मुझे दो जर्जर इमारतों के बीच एक तंग गली में खींच लाया। वहां अंधेरा घना था, दम घोंटने वाला, लेकिन मैंने विरोध नहीं किया। जैसे ही हम परछाइयों में घुसे, उसने मुझे एक ठंडी ईंट की दीवार से सटाकर दबा दिया। उसकी आवाज मेरे कान के पास एक कठोर फुसफुसाहट थी। बोलना मत, जोर से सांस मत लेना, सीधा उसकी तरफ मत देखना। मैंने सिर हिलाया, अपनी पीठ दीवार से चिपका ली। मेरा शरीर कांप रहा था। बाहर की गली बदलने लगी। यह सिर्फ धुंध नहीं थी जो हिल रही थी, पूरा शहर हिल रहा था। इमारतें चरमराईं, उनके ढांचे धीरे धीरे झुकने लगे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें मोड़ना शुरू कर दिया हो। जमीन मेरे जूतों के नीचे धड़क रही थी, धीमी गहरी धड़कन जैसी। और फिर मैंने उसे देखा। धुंध में एक आकृति, असंभव रूप से विशाल, वह सड़क के छोर पर खड़ा था। उसका आकार घने कोहरे में सिर्फ एक छाया जैसा दिख रहा था, लेकिन वह इस दुनिया का नहीं था। कलेक्टर। मैं उसकी पूरी आकृति नहीं देख सका, सिर्फ झलकियां। एक झुका हुआ भयानक रूप से विशाल शरीर, उसके हाथ बहुत लंबे, उसकी उंगलियां जमीन पर घिसट रही थीं। उसके कदम धीमे थे, जानबूझकर उठाए गए, जैसे वह अपने आसपास की जगह को महसूस कर रहा हो, हर चीज को जी रहा हो। फिर वह रुक गया। एक गीली घुटी हुई आवाज हवा में गूंजी। वह सूंघ रहा था। मैंने अपने हाथ मुट्ठियों में भींच ली, होठों को कसकर दबा लिया ताकि कोई आवाज न निकले। मेरे बगल में खड़ा आदमी पत्थर की तरह स्थिर था। उसकी सांसें नपी तुली, नियंत्रित। एक लंबी घसीटती हुई सांस, फिर एक और। वह ढूंढ रहा था, शिकार कर रहा था। और फिर एक फुसफुसाहट सीधे मेरे कान के पास। मुझे तुम्हारी गंध आ रही है। मेरा शरीर बर्फ की तरह जम गया। यह आवाज मेरे बगल में खड़े आदमी की नहीं थी, यह कुहासे से आ रही थी, ऐसे जैसे कोई अदृश्य उंगलियां मेरी गर्दन को जकड़ने के लिए बढ़ रही हों। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। मत हिलो, कोई प्रतिक्रिया मत दो। कलेक्टर हिला। उसका विशालकाय शरीर धीरे धीरे आगे बढ़ा, सावधानी से हवा को परखते हुए। मैंने अपनी सांसें रोक ली। मेरे साथ खड़ा आदमी एक मूर्ति की तरह अचल खड़ा रहा। यही परीक्षा थी। नियम सीधा था, भागना मत, लड़ना मत, बस छिपे रहो। मेरे फेफड़े जलने लगे, शरीर हवा के लिए चीखने लगा। उस चीज की मौजूदगी का बोझ असहनीय था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई समुद्री लहर मुझे कुचल रही हो। पल लंबे होते चले गए। फिर कलेक्टर ने सांस छोड़ी। एक धीमी गहरी निराशा भरी आवाज। जमीन कांप उठी जब वह मुड़ा। उसका विशाल शरीर कुहासे में वापस समा गया। जैसे ही वह पूरी तरह ओझल हुआ, उस भारी बोझ का एहसास हल्का हो गया। मैंने झटके से एक गहरी सांस ली। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे साथ खड़ा आदमी थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसकी अकड़ी हुई मुद्रा ढीली पड़ी। उसने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा गंभीर था। तुमने अच्छा किया। मैंने मुश्किल से लार निगली। मेरा दिल अब भी पागलों की तरह धड़क रहा था। अगर उसने मुझे देख लिया होता तो क्या होता? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया।
जब उसने आखिरकार कुछ कहा तो उसकी आवाज बेहद धीमी थी। तुम ये जानना नहीं चाहते? कलेक्टर के जाने के बाद की खामोशी उसकी मौजूदगी से भी ज्यादा डरावनी थी। मेरी सांसें उथली थीं। ठंडी ईंटों पर मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। मेरा साथ देने वाला ये ट्रक ड्राइवर, जो नियमों को किसी तरह जानता था, धुंध की ओर सतर्क निगाहों से देख रहा था, जैसे कुछ और उभरने वाला हो। यह अभी खत्म नहीं हुआ, उसने बुदबुदाया। चलो। मैंने हिचकिचाते हुए उस रास्ते की ओर देखा जहां कलेक्टर गायब हुआ था। यह शहर अब भी जिंदा लग रहा था। मेरे पैरों के नीचे जैसे कुछ हिल रहा हो, मेरे कानों में कोई धीमी फुसफुसाहट गूंज रही हो। हम कहां जा रहे हैं? मैंने पूछा। एकमात्र जगह जहां जाना बचा है, उसने कहा, मृतकों की सड़क। मैं उसके पीछे चल पड़ा, अंधेरी गलियों से गुजरते हुए। मेरी बूट्स की हल्की चरमराती आवाज सड़कों के सन्नाटे में गूंज रही थी। आसपास की इमारतें अब और भी पुरानी लग रही थीं। उनकी दीवारें अजीब तरीके से मुड़ और झुक रही थीं, ऐसे कि मेरे पेट में मिचली सी उठने लगी। यहां वक्त सही नहीं लग रहा था। तुम कौन हो? मैंने आखिरकार पूछा। तुम ये सब कैसे जानते हो? वह आदमी बिना रुके चलता रहा। मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, एक आम ट्रक ड्राइवर जो बस यहां से गुजर रहा था। मैंने एक गलती की। मैंने भौहें चढ़ाई। कौन सी गलती? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे शहर के किनारे तक ले आया। हमारे आगे सड़क अंधेरे में घुलती जा रही थी, लेकिन यह कोई साधारण सड़क नहीं थी। फटा फूटा उखड़ा हुआ रास्ता, जंग लगे छोड़े हुए ट्रक इधर उधर बिखरे हुए थे। कुछ उलटे पड़े थे, कुछ जले हुए, और कुछ ऐसे खड़े थे जैसे उनके ड्राइवर अभी लौट कर आने वाले हों। मेरे गले में कुछ अटक गया। यह जगह क्या है? जो बच नहीं पाए उनका कब्रिस्तान, आदमी ने कहा। हर वो ड्राइवर जो कभी रेवेनपुर से गुजरा और निकलने में नाकाम रहा, यही उनकी आखिरी मंजिल है। मैं एक ट्रक के करीब गया। उसकी जंग लगी दरवाजे पर उंगलियां फिराईं। उस पर पेंट से लिखा नाम धूल और मैल में लगभग छिप चुका था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसके लोगों पर पड़ी, मेरे पेट में अजीब सी मरोड़ उठी। ये वही कंपनी थी जिसके लिए मैं काम करता था। मैंने घबरा कर एक कदम पीछे हटाया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सच है, आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यही तुम्हारा भी अंजाम होगा। मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया। कोई ना कोई रास्ता तो होगा बाहर निकलने का। आदमी का चेहरा सख्त हो गया। है, उसने कहा, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने उसकी ओर देखा। बताओ मुझे। वह पल भर को रुका, फिर धीरे से सांस छोड़ी। आखिरी नियम। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। क्या है वो? उसने मेरी आंखों में गहराई से देखा। उसका चेहरा पत्थर सा कठोर हो गया। रेवेनपुर से निकलने के लिए तुम्हें अपनी जगह किसी और को देना होगा। मेरे खून में बर्फ जम गई। क्या? हमेशा एक ड्राइवर होना चाहिए, उसने कहा। यह शहर तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम अपनी जगह किसी और की आत्मा नहीं दे देते। मैंने सिर झटक दिया। यह पागलपन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम सोचते हो मैंने चाहा था? उसका स्वर दर्द से भारी था। तुम सोचते हो मैंने इसे खुशी से चुना? मैंने उसकी आंखों में देखा। तो फिर तुम अब भी यहां क्यों हो? उसका जबड़ा भींच गया। उसने नजरें फेर ली, और तभी मुझे सच्चाई समझ में आ गई। वह अपना चुनाव पहले ही कर चुका था, इसीलिए वह नियम जानता था। इसीलिए वह अब तक जिंदा था, क्योंकि किसी और ने उसकी जगह ली थी, और अब वह यहां था, यह तय करने के लिए कि मैं भी वही करूं। आदमी के शब्द बर्फ की तरह मेरी रगों में उतर गए। रेवणपुर से बाहर जाने के लिए तुम्हें किसी और की जगह लेनी होगी। मैंने सिर हिलाया। यह कोई विकल्प नहीं है। वह गहरी सांस लेकर अपना चेहरा रगड़ने लगा। तो फिर ड्राइवर, तुम्हें यहीं बसने की तैयारी कर लेनी चाहिए। रात हमारे चारों ओर अंतहीन फैल चुकी थी। टूटी फूटी सड़क पर जंग लगे ट्रकों के ढांचे खड़े थे। वे ट्रक जिनके ड्राइवर कभी मेरी ही जगह खड़े रहे होंगे। कितनों ने इनकार किया होगा और कितनों ने हार मान ली होगी। मैंने उसकी तरफ देखा। कोई और रास्ता होना चाहिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे उस सड़क पर आगे बढ़ने लगा जहां मौत की परछाइयां बसती थीं। मैं एक पल को झिझका, फिर उसके पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, कोहरा गहराने लगा। वह पुरानी गाड़ियों के इर्द गिर्द लहराने लगा, आवाजों को निगलते हुए, आकृतियों को बिगाड़ते हुए, और फिर एक फुसफुसाहट, पहले धीमी फिर धीरे धीरे तेज होती हुई। मैंने अंधेरे में नजरें दौड़ाईं। आवाज ट्रकों से आ रही थी।
सांस रोककर मैंने एक खिड़की से अंदर झांका। ट्रक का केबिन खाली था, सीटों पर धूल जमी थी, डैशबोर्ड पर समय ने दरारें बना दी थी, लेकिन ड्राइवर के शीशे में कुछ हिला। एक परछाई, वह आकार बदल रही थी, देख रही थी। मैं घबराकर पीछे हटा। ये क्या था? आदमी रुका नहीं, बस आगे बढ़ता रहा। वे अब भी यहीं हैं, मैंने कांपती आवाज में पूछा। कौन? ये ट्रक वाले। उसका स्वर ठंडा था। जो बच नहीं पाए, जो फंस गए। उसने अंधेरे में झांका। वे अब इसी शहर का हिस्सा बन चुके हैं। मैंने घुटकर एक सांस ली। मेरी नसों में धड़कती धड़कन कानों में गूंज रही थी। चारों ओर उठती फुसफुसाहट अब इंसानी आवाजों में बदल रही थी, गिड़गिड़ाती हुई। हमारी मदद करो। मैंने मुट्ठियां भींच ली। ये सही नहीं है। नहीं, वह बोला, ये सही नहीं है। मैं उसके पीछे गहरी धुंध में उतर गया। ट्रक अब नए दिखने लगे, कम जंग लगे हुए। कुछ के दरवाजे अब भी खुले थे, जैसे उनके ड्राइवर बस अभी अभी उतरे हों। और फिर मैंने देखा मेरा अपना ट्रक सड़क के आखिर में खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। एक ठंडी सिहरन भरी मतली मेरे भीतर दौड़ गई। उसकी विंडशील्ड अंधकार में डूबी थी, साइड मिरर में बस धुंध झलक रही थी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था, बस ड्राइवर की सीट खाली नहीं थी। मेरा दम घुटने लगा। मेरे बगल में खड़ा आदमी रुका, मेरी प्रतिक्रिया को ध्यान से परखता हुआ। वो कौन है? मैंने फुसफुसाकर पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने धीमे कदम बढ़ाए। केबिन में बैठी आकृति बिल्कुल स्थिर थी, बहुत परफेक्ट। मेरे हाथ कांप उठे जब मैंने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा। मैंने झटके से दरवाजा खोला और खुद को अपनी ही सीट पर बैठे पाया। एकदम हूबहू मेरी शक्ल, मेरा चेहरा, मेरे हाथ, मेरा वही हल्का सा मुड़ा हुआ यूनिफॉर्म। लेकिन आंखें वो मेरी नहीं थी, खाली, ठंडी, शून्य। मेरा दूसरा रूप मुस्कुराया। मेरी जगह ले लो। शब्द हवा में लटक गए, भारी और अस्वाभाविक। मेरी जगह ले लो। मैंने झटके से पीछे कदम रखा। मेरा दिल उथल पुथल मचाने लगा। मेरा हमशक्ल सिर को हल्का सा झुकाकर देखता रहा, होठों पर एक अधूरी सी मुस्कान। वह इंतजार कर रहा था। मैंने बगल में खड़े आदमी की तरफ देखा। यह क्या बकवास है? उसका चेहरा गंभीर था। आखिरी फैसला, तुम्हारे पास बचने का बस यही रास्ता है। नहीं, मैंने बुदबुदाया। नहीं, ये सब असली नहीं है। मैंने फिर से ट्रक की ओर देखा, उस चीज की ओर जो मेरी सीट पर बैठी थी। अब मैं फर्क महसूस कर सकता था। उसका पहिया पर हाथ रखना बहुत सख्त, बहुत सोचा समझा। उसका सीना जो सांस के साथ उठता गिरता नहीं था, वो जिंदा नहीं था, वो बस एक बदली हुई परछाई थी। एक ठंडा झुरझुरी भरा एहसास मेरी रीढ़ में उतर गया। और अगर मैंने इसकी जगह नहीं ली, आदमी ने लंबी सांस ली, तो ये शहर तुम्हें रख लेगा। मेरी धड़कन तेज हो गई। नहीं, कोई और रास्ता होगा, कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। धुंध के बीच से एक गहरी सिहरन भरी सांस गूंज उठी। कलेक्टर। जमीन मेरे पैरों तले हल्की सी कांपने लगी। कोहरा और गाढ़ा होकर मेरे पैरों के इर्द गिर्द लिपट गया, जैसे कोई जीवित चीज हो। मेरे पीछे कुछ था, बहुत बड़ा, अदृश्य, और मेरा फैसला सुनने के इंतजार में। मेरा हमशक्ल फिर मुस्कुराया। यही बेहतर है, उसने कहा। उसकी आवाज लगभग मेरी ही तरह थी। तुम बाहर निकल सकते हो, तुम सब कुछ भूल सकते हो। भूल सकते हो? मैंने पलकें झपकाई। इसका क्या मतलब है? मेरे बगल में खड़ा आदमी चुप हो गया, फिर धीमे से बोला, अगर तुम इसे अपनाते हो तो तुम्हें यह जगह याद भी नहीं रहेगी। तुम हाईवे पर जागोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरा पेट मरोड़ खाने लगा। मैंने ट्रक की ओर देखा। क्या यही तरीका था जिससे वह बचा था? क्या मैंने पहले भी ऐसे ड्राइवरों से मुलाकात की थी और कभी जाना ही नहीं? मैंने एक और कदम बढ़ाया। मेरा दूसरा रूप हिला तक नहीं, वह खुद को खुशी खुशी सौंप रहा था। बस एक फैसला और मैं रेवनपुर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकता था। मैं जागता, आगे बढ़ता, और यह सब एक बुरे सपने की तरह गायब हो जाता। लेकिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे सच्चाई बता दी। वो ट्रक में नहीं चलाऊंगा। कुछ और मेरे चेहरे में छिपकर मेरी जिंदगी जिएगा, और मैं हमेशा के लिए यहीं फंस जाऊंगा। धुंध के बीच मेरे पीछे कोई परछाई हिली। कलेक्टर। मैं उसकी निगाहों को महसूस कर सकता था, टटोलती हुई, इंतजार करती हुई। मेरे बगल में खड़ा आदमी आखिरकार बोला। उसकी आवाज तेज होती हवा में खोसी गई। चुनो। धुंध और गाढ़ी हो गई, जैसे कोई कफन। मेरी धड़कन कानों में गूंज रही थी।
हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। ट्रक की विंडशील्ड में झलकता अपना ही प्रतिबिंब देखता रहा। चुनो, उसने फिर कहा, लेकिन मैं तैयार नहीं था। शायद कभी नहीं होता। मेरा हमशक्ल अब भी वैसी ही धैर्यपूर्ण अजीब मुस्कान लिए बैठा था। उसने उंगलियां स्टीयरिंग पर वैसे ही थपथपाई जैसे मैं सोचते वक्त करता था। यह मुझे जानता था, यह मैं ही था, और अगर मैंने उसकी जगह ले ली तो मैं भी यही बन जाता, एक और खाली परछाई जो किसी और गुमशुदा आत्मा के फंसने का इंतजार करती। मेरे पीछे हवा और भारी हो गई। कलेक्टर पास था, उसकी सांसें धीमी गरजती लहरों की तरह थीं। उसकी भूख मेरे चारों ओर लिपट रही थी। मैंने मुट्ठियां भींच ली। नहीं, मेरा हमशक्ल जरा सा ठिठका। उसके चेहरे पर पहली बार एक शिकन पड़ी। मैंने झटके से बगल में खड़े आदमी की ओर देखा। कोई और तरीका जरूर होगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कलेक्टर हिला, हवा और बोझिल हो गई। मेरी सांसें थमने लगी। धुंध के बीच से एक विशाल छाया उभरी। उसकी उंगलियां कंकाल जैसी लंबी शाखाओं की तरह मेरी ओर बढ़ी। मेरे पास अब समय नहीं था। मैंने बिना सोचे समझे कदम बढ़ाया। मैंने उस आदमी को पकड़कर ट्रक की ओर धक्का दे दिया। वह चौंक कर बड़बड़ाया, लड़खड़ा गया। मेरा हमशक्ल तुरंत हरकत में आया। उसकी खाली आंखें अब मुझ पर नहीं, उस पर टिकी थीं। फिर उसकी मुस्कान खींच गई, अमानवीय, भूखी। वो अब एक नई संभावना देख रहा था। रुको! वह आदमी चीखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। धुंध ने उसे घेर लिया, अंदर खींच लिया। उसकी चीखें घुट गईं, कोहरे में समा गईं। उसका शरीर झटके खाने लगा, फिर शांत हो गया, और फिर वह गायब हो गया। अब ट्रक में बैठा हमशक्ल उसी के जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही वर्दी। उसने सौदा स्वीकार कर लिया था। कलेक्टर ठहर गया, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी परछाई धुंध में घुल गई। हवा में फैला भारीपन कम होने लगा। शहर मुझे जाने दे रहा था। ट्रक का दरवाजा चरमराया। मैं एक पल को रुका, फिर सीट पर बैठ गया। स्टीयरिंग ठंडा था, लेकिन परिचित। इंजन गहरी गूंजती आवाज के साथ जिंदा हुआ। जैसे ही पहिए सड़क पर लुढ़के धुंध छांटने लगी। वो टेढ़े मेढ़े मकान जो अभी अभी थे, धुंध में घुलकर मिट गए। वो फुसफुसाहटें धीमी हो गईं, और फिर मैं वापस था। NH-24 मेरे सामने फैली थी, अंतहीन और वीरान। आसमान हल्का होने लगा था। पूरब की ओर भोर की पहली किरणें झलक रही थीं। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया, अब भी हाँफता हुआ। मेरा शरीर सही लग रहा था, ठोस, असली, लेकिन भीतर कहीं कुछ गलत था। मैंने धीरे से रियरव्यू मिरर में झांका। मेरा ही प्रतिबिंब मुझे देख रहा था, और फिर सिर्फ एक पल के लिए उसने मुस्कुरा दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए।